हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में क्या कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन और उसके परिणाम स्वरूप ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था इसके लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। इन घटनाओं ने क्या किया, भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी और आखिरकार हमें 1947 में जाके आज़ादी मिल ही जाती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। क्योंकि इसी से हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में भारतीय इतिहास में एक युगांतरकारी घटना है। मतलब कि इसी से बदलाव काफ़ी तेज़ी से हुए थे। समय आता हमारा 1929 और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष इसे बनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से लिए गए बात करें तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो आप याद रखेंगे कि कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया? हमारे 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। पहले ये हमारे डोमिनियन स्टेटस की मांग हुआ करती थी। जो कांग्रेस क्या है, डोमिनियन स्टेटस की मांग करती थी, लेकिन अब क्या है, हमारा लक्ष्य हो गया पूर्ण स्वराज। इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय भी लिया गया। तो हम ये मानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हमारी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के प्रस्ताव से हुई थी। अब बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू क्यों हुआ, इसके पीछे के कारणों के बारे में बात करें तो कई कारणों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की थी। जैसे पहली आती हमारी संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति। महात्मा गांधी जी की जो संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति है, इसके तहत असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद, क्योंकि 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था, तो उसकी समाप्ति के बाद एक लंबा विराम का दौर बीत चुका था। अब ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाने के लिए एक नए बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता की महसूस हो रही थी। जनता ये चाहती थी एक बड़ा जन आंदोलन हो। फिर स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी का इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। तो असहयोग आंदोलन के निलंबन के कारण असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद कुछ कांग्रेसी नेताओं ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। जैसे हमारे चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, ऐसे हमारे जो कई बड़े दिग्गज नेताओं थे, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। उन्होंने विधान परिषदों में प्रवेश किया और प्रवेश करके सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने सरकार बनाई कई राज्यों में और वहाँ पे क्या है, सरकार की नीतियों का वो विरोध करते थे। भारतीय राजनीतिक चेतना को उन्होंने जीवंत बनाए रखा। यद्यपि वो पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सके। क्योंकि ज़्यादा समय तक वो टिक नहीं पाई स्वराज पार्टी। क्योंकि जो हमारे चित्तरंजन दास थे उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु होने के बाद जो नेता थे वो मंत्री पद के लिए होड़ में लग गए। मतलब जनता की सेवा की बजाय या राष्ट्रीय आंदोलन की बजाय क्या मंत्री पद के लिए उनमें होड़ मच गई। तो इस तरह जो स्वराज पार्टी थी उसका पतन हुआ। पतन तो क्या कहें, लेकिन उसमें क्या गिरावट आती है। उन्होंने संवैधानिक दायरे में रह के, जो स्वराज पार्टी थी, उन्होंने क्या किया, संवैधानिक दायरे में रह के राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। राजनीतिक जागरूकता बढ़ने लगी। तीसरा आता हमारा साइमन कमीशन 1927 वाला, और इसी दौरान हमारे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो जाती है। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है और 1928 में उनका भारत आगमन होता है, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसने क्या किया, देशव्यापी विरोध को जन्म दिया कि पूरे देश में हमारे साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। इस कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान हमारे लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज होता है और इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे भारतीयों में गहरा आक्रोश और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ घृणा पैदा हो जाती है। एक और कारण आता है हमारे नेहरू रिपोर्ट का नज़रअंदाज किया जाना। मतलब 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसमें क्या किया गया था, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे क्या हुआ, भारतीय नेताओं में निराशा बढ़ गई और उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार से केवल बातचीत से कुछ हासिल नहीं होगा। यदि ब्रिटिश सरकार से अब केवल बातचीत की जाएगी, कोई आंदोलन ना किया जाए, तो ब्रिटिश सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी। फिर लाहौर अधिवेशन की तो सबसे बड़ा है ही कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया। आंदोलन की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होता है। ये हमारा लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन।
अब क्या है, आंदोलन का उद्देश्य केवल सुधार नहीं था बल्कि पूरी की पूरी स्वतंत्रता मांगना था। इससे पहले क्या है कि कांग्रेस का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना था, लेकिन अब पूर्ण स्वराज इसका लक्ष्य हो जाता है। फिर क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। तो इस दौर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अन्य जो हमारे युवा क्रांतिकारी नेता थे, इनके नेतृत्व में क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आ जाती है। इसी दौरान हमारे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, तो इसका गठन होता है। साथ ही साथ हमारे HSRA, तो SRA, तो इस प्रकार क्या है, हमारे जो क्रांतिकारी दल थे, जैसे हमारे सूर्य सेन जो बंगाल के अंदर थे, तो उनकी कई पार्टियां थी। तो कई ऐसे दलों का गठन होता है जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको लीड कर रहे थे। तो उनकी वजह से क्रांतिकारी गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आती है। फिर उनके बलिदान, उनकी विचारों ने जनता, विशेषकर युवाओं में देशभक्ति और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या संघर्ष की भावना को बढ़ा दिया। तो क्रांतिकारी आंदोलनों में उभार चल रहा था। फिर साम्यवादी और समाजवादी आंदोलनों का प्रभाव। क्या साम्यवादी और समाजवादी आंदोलनों के प्रभाव की बात करें तो 1920 के दशक में भारत में साम्यवादी और समाजवादी विचारधाराओं का विकास हो जाता है। क्या 1920 के दशक में जैसे हमारे रूस के अंदर जो साम्यवादी आंदोलन चलता है, तो उसी तरह भारत में भी क्या साम्यवादी और समाजवादी जो विचारधारा थी, ये भारत के अंदर भी जन्म ले लेती है। और इन आंदोलनों ने मुख्य रूप से निम्न वर्ग, जो मजदूर और किसान वर्ग थे, इनको शोषण के बारे में जागरूक किया कि उनका शोषण किया जा रहा है, और उन्हें अपने अधिकारों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। जिससे क्या होता है, उनके अंदर राजनीतिक चेतना का आधार व्यापक होता है, मतलब वो भी राजनीतिक रूप से सशक्त होना शुरू हो जाते हैं। फिर आती है 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी। क्या आती है? 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी। उन्नीस की विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी थी, इसका प्रभाव भारत में काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ क्या है, व्यापार भी ठप हो जाता है। कृषि उत्पादों की भारी कीमतों में भारी गिरावट आती है, जिससे किसान तबाह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल लगान में ही चला जाता है। और फिर बेरोजगारी बढ़ जाती है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में गरीबी बद से बदतर हो जाती है। इस आर्थिक संकट ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन असंतोष को बढ़ा दिया। अगला कारण देखते हैं हम, कठोर नमक कानून। कठोर नमक कानून की बात करें तो नमक एक मूलभूत आवश्यकता थी भारत की और सभी लोगों की, जिस पर क्या ब्रिटिश सरकार ने एकाधिकार कर रखा था, और उस पर भी क्या भारी कर लगा रखा था, भारी टैक्स लगाया जाता था नमक पर। यह कानून क्या आम जनता के लिए विशेष रूप से दमनकारी था, और भारतीयों के लिए एक प्रतीक बन गया था दमन का, कि भारतीय क्या है, इसको एक दमन का प्रतीक के रूप में देखते थे, कि ब्रिटिश शासन उनके जीवन के सबसे बुनियादी पहलुओं को भी नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी। तो हमारे कुछ कारण थे जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जा सकती है। जैसे हम एक बार वापस देख लें इनको ब्रीफ में। तो कारणों की, पहले संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति, दूसरा स्वराज पार्टी का प्रभाव, तीसरा साइमन कमीशन और लाला लाजपत राय की मृत्यु, नेहरू रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया जाना, क्रांतिकारी आंदोलन का उभार, छठा हमारा साम्यवादी और समाजवादी आंदोलनों का प्रभाव, सातवां हमारा 1929 की विश्व आर्थिक मंदी, आठवां हमारा कठोर नमक कानून। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों, क्योंकि ये कारण तो बहुत लंबे समय से चलते आ रहे थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या रहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का तात्कालिक कारण हमारे महात्मा गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगी थी, इनको उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, इनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। क्या? जो 11 सूत्रीय मांगे थी, इनको क्या है, लॉर्ड इरविन ने अस्वीकार कर दिया। इस वजह से हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जा सकती है। अब हम देखेंगे महात्मा गांधी जी की वो 11 सूत्रीय मांगे क्या थी। तो 1 जनवरी 1930 को उन्होंने अपने मांग पत्र पेश किया था। तो गांधी जी ने 1 जनवरी 1930 को ब्रिटिश सरकार के सामने, मतलब लॉर्ड इरविन के सामने, अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी, जिनका उद्देश्य भारत के सभी वर्गों को की समस्याएं थी उनको उठाना था। भारत के सभी वर्गों की समस्याओं को उठाना इसका उद्देश्य था। पहली मांग थी कि रुपए का 50% तक अवमूल्यन किया जाए। अब आप सोचेंगे अवमूल्यन करने से क्या होता है? यदि मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो इससे निर्यात बढ़ता है और आयात हतोत्साहित होता है। दूसरी मांग थी उनकी कि भू राजस्व में 50% की कमी लाई जाए। जो राजस्व लिया जाता है, जो कहीं तो 70%, कहीं 75% लिया जाता है, कहीं 50% से अधिक लिया जाता है। तो लगभग देखा जा रहा था कि पूरे भारत में क्या लगान को या भू राजस्व को 50% से अधिक लिया जाता था। तो महात्मा गांधी जी ने मांग रखी कि भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू को 50% की कमी करो, जितना भी अभी लिया जा रहा है। तीसरी मांग थी उनकी कि सैन्य व्यय में
50% की कमी लाई जाए। अगला है उच्च वेतन वाली जितनी भी सरकारी नौकरियां हाई पेइंग जॉब्स है, इनकी संख्या में 50% की कमी लाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ पद ऐसे होते थे जिनको अच्छी तनख्वाह मिलती थी और काम कुछ नहीं करते थे, तो उनकी संख्या में कमी लाई जानी चाहिए। नमक कर को तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। शराबबंदी लागू की जाए। तटकर अधिनियम लागू किया जाना चाहिए, जो कोस्टल शिपिंग एक्ट है उसको लागू किया जाना चाहिए, जिससे भारतीय जहाजरानी को संरक्षण मिले। क्या? तटकर अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात शुल्क लगाया जाना चाहिए। विदेशी जो कपड़ा भारतीय बाजार में बिकने के लिए आता है, उन कपड़ों पर क्या विशेष आयात शुल्क लगाया जाना चाहिए। भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर गुप्तचर व्यवस्था, इसको बंद कर दी जानी चाहिए। जो हमारे इंटेलिजेंस सर्विस सिस्टम है ब्रिटिश सरकार का, उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। जितने भी राजनीतिक कैदी है उनको रिहा किया जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि 11 मांगों के अंदर एक भी मांग क्या है? हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी जो फांसी की सज़ा थी, तो उस सज़ा को माफ़ करने के लिए महात्मा गांधी ने एक भी मांग नहीं रखी। अब आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। क्या? राजनीतिक कैदी को रिहा किया जाना चाहिए। जबकि हमारे जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे, ये हमारे राजनीतिक कैदी नहीं थे, मतलब उनको सैंडर्स की हत्या के जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया था, तो वो राजनीतिक कैदी नहीं थे। क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल गतिविधि के कारण उनको गिरफ्तार किया गया था, इसलिए महात्मा गांधी ने उनकी रिहाई की मांग नहीं रखी थी। महात्मा गांधी जी उनके प्रति सहानुभूति जरूर रखते थे। लॉर्ड इरविन ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद हमारे गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू करने का एक अंतिम निर्णय लिया कि उन्होंने कहा कि हम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत करेंगे। अब बात करें दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हमारी दांडी यात्रा के साथ ही हो गई थी। दांडी यात्रा की बात करें तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये हमारी दांडी यात्रा चली थी। महात्मा गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ अहमदाबाद में अपने साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की थी। अमेरिकी जो पत्रकार थे वेब मिलर, वे भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। जो 78 सहयोगियों के साथ शुरुआत की थी इन्होंने, तो उसमें हमारे जो अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, वो भी इसमें शामिल हुए थे, जिनके व्यापक कवरेज ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। पूरी दुनिया के अंदर जाना गया इनके बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने इस ऐतिहासिक यात्रा की तुलना हमारे नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी, कि ये उनसे तुलना करते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं? दांडी पे पहुँचते हैं और प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कि नमक कानून मतलब नमक बना करके ये कहा कि अब नमक कानून कार्य नहीं करेगा, मतलब भारत के जो नागरिक है वो नमक के लिए टैक्स नहीं देंगे। और इसी के साथ क्या उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। कब? 6 अप्रैल 1930 को। अब बात करें दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी नमक यात्राएं हुई थी और यह आंदोलन हुआ था, उसकी बात करें तो दांडी यात्रा से प्रेरित होकर भारत के अन्य हिस्सों में भी नमक कानून तोड़ने और सविनय अवज्ञा के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इस प्रकार के कहीं और भी आंदोलन हुए थे या नहीं, तो हमें बताना हाँ हुए थे। जैसे सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण में तिरुचिन्नापल्ली से विदारण्यम तक की नमक यात्रा की थी। तो श्री राजगोपालाचारी ने क्या किया था? तिरुचिन्नापल्ली से विदारण्यम तक की नमक यात्रा की। के केलप्पन और टी माधवन ने केरल में कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा की थी। असम के लोगों ने सिलहट से नोहाखली, जो बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ तक की यात्रा की थी। महाराष्ट्र में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरसना, जो नमक फैक्ट्री है, वहाँ सत्याग्रह किया गया, जहाँ हजारों सत्याग्रहियों ने नमक डिपो पर शांतिपूर्ण कब्जा किया, जिसे ब्रिटिश पुलिस ने क्रूरता से दबाने का प्रयास किया था। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार क्या करती थी? जब बिहार में जितने भी गांव क्षेत्र थे वहाँ पे क्या एक एक चौकीदार की नियुक्ति करती थी, और चौकीदार क्या करता था? वहाँ की व्यवस्था देखने का कार्य करता था। लेकिन उनके जो वेतन होता था चौकीदार का, वह वेतन क्या है? हमारे बिहार के अंदर जो गांव वाले होते थे उनसे ही वसूल किया करते थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने मना कर दिया कि हम किसी प्रकार का चौकीदार कर नहीं देंगे। मध्य प्रांत में वन कानून के खिलाफ आंदोलन किया गया। क्या? मध्य प्रांत मतलब जो आज का मध्य प्रदेश है, तो इस मध्य प्रदेश में वन कानून के खिलाफ क्या आंदोलन किया गया, जहाँ हमारे आदिवासी समुदायों ने ब्रिटिश वन नीतियों का विरोध किया। जो ब्रिटिश वन नीतियाँ थी इनका विरोध किया।
संयुक्त प्रांत जो आज का हमारा यूपी है और गुजरात, वहाँ पे कर नहीं देने का आंदोलन चलाया गया। वहाँ पे क्या कर नहीं देने का आंदोलन चलाया गया, जहाँ किसानों और अन्य वर्गों ने सरकार को लगान और कर चुकाने में से इनकार कर दिया। वहाँ के जो किसान थे और अन्य वर्ग थे, इन्होंने क्या किया, सरकार को लगान और कर नहीं देने से मना कर दिया कि भैया हम तो कर नहीं देंगे। असम में क्या, कनिंगम सर्कुलर का विरोध किया गया। असम में क्या किया गया, कनिंगम सर्कुलर का विरोध किया गया। और कनिंगम सर्कुलर क्या था, यह सर्कुलर क्या है, छात्रों के अभिभावकों को अच्छे व्यवहार का चरित्र प्रमाण पत्र मांगता था। मतलब कनिंगम सर्कुलर क्या कहता था कि जब बच्चे का एडमिशन किया जाएगा स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो माता पिता को एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे और हम दोनों के दोनों क्या किसी भी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ या फिर जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन या ब्रिटिश विरोधी गतिविधियाँ इनके अंदर शामिल नहीं होंगी। इसे हमारे क्या कहा जाता था, चरित्र प्रमाण पत्र कहते थे। और यही हमारा क्या है, अच्छे व्यवहार का एक चरित्र प्रमाण पत्र होता था, एफिडेविट। तो इसे हम क्या कहते थे, कनिंगम सर्कुलर। मणिपुर में मदोनांग, जिसे जेदोरांग भी कह सकते हैं, उन्होंने मदोनांग या जेदोरांग ने जियालरंग या जियातरंग आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ स्थानीय जनजातियों को संगठित करना था। इसका उद्देश्य क्या होता था, जो अंग्रेजों के खिलाफ स्थानीय जनजातियों को संगठित करना होता था। मदोनांग ने क्या किया, हैरका पंथ की स्थापना की थी। आप याद रखेंगे, मदोनांग ने क्या किया था, हैरका पंथ की स्थापना की। और उनकी 17 वर्षीय बहन थी गडिनेल्यू, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब भारत को आज़ादी मिलती है तब मतलब उन्होंने, जिन्हें क्या जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी और उनकी वीरता की प्रशंसा भी की थी। क्यों, क्योंकि रानी गडिनेल्यू काफ़ी लंबे समय तक, मतलब 1947 तक जेल में ही रही थी। तो उनको क्या है, रानी की उपाधि देते हैं। कौन, हमारे जवाहरलाल नेहरू। पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली नामक जो गढ़वाल राइफल्स के सैनिक थे, इन्होंने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। कि उन्होंने कहा कि जब क्रांतिकारी और आंदोलनकारी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो हम उन पर गोली नहीं चला सकते, जिससे ब्रिटिश सेना के भीतर भी असंतोष का संकेत मिलता है। ग्यारहवीं मांग हमारी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है। उसमें हमारे जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्होंने खुदाई खिदमतगार, मतलब जो खुदा की सेवा करने वाले या लाल कुर्ती दल की स्थापना की। उन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। क्यों, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के अहिंसक सिद्धांतों का पालन किया था। उन्होंने क्या किया था, गांधी जी के अहिंसक सिद्धांतों का पालन किया था। उनकी एक पत्रिका छपती थी, पत्रिका का नाम क्या था, पख्तून, ये 10 रोज़ा। उनकी जो एक पत्रिका छपती थी, तो पत्रिका का नाम क्या था, पख्तून, ये 10 रोज़ा हुआ करता था। तो हमारी 11 मांगे थी जो हमारे महात्मा गांधी जी ने इरविन के सामने रखी थी। अब महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता है, गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता और ब्रिटिश सरकार पर बढ़ते दबाव की वजह से, क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता और ब्रिटिश सरकार के पर बढ़ते दबाव की वजह से लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी जी से बातचीत की पेशकश की कि क्यों न हम मिल बैठ के बातचीत करें और एक बीच का सा रास्ता निकालने की कोशिश करें। तो 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच में, मतलब महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता किया जाता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट, ये गांधी इरविन समझौता, या फिर इसे दिल्ली समझौता भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौते की कौन कौन सी शर्तें थी, उनकी बात करें। टर्म्स कौन कौन सी थी। पहली शर्त तो यह है कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेगी। दूसरा, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरी शर्त आती है, समुद्र तट के पास रहने वाले जितने भी लोग हैं वो निजी उपयोग के लिए नमक बना सकते हैं, ये शर्त थी। चौथी आती है, हमारी सरकार के द्वारा जब्त की गई संपत्ति को वापस किया जाएगा, बशर्ते उसे किसी तीसरे पक्ष को नहीं बेचा गया तो उन्हें उनके पक्षकारों को वापस किया जाएगा। पांचवा है, कांग्रेस ने पुलिस अत्याचारों की जांच की मांग को वापस ले लिया कि कांग्रेस पुलिस अत्याचारों की जांच की मांग नहीं करेगी। जो राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। हालांकि गांधी जी पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों की रिहाई की दुहाई करने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने इसकी मांग नहीं की, इसलिए महात्मा गांधी जी की आलोचना उस समय काफ़ी ज़्यादा हुई थी। फिर हम बात करते हैं जो हमारे इसके अंदर एक मांग थी या एक पैक्ट का समझौते की जो पॉइंट था कि ब्रिटिश जो गोलमेज सम्मेलन था लंदन के अंदर, उसमें दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। तो उनकी बात करें गोलमेज सम्मेलन की, तो ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे।
पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया था। बात करें कांग्रेस की भागीदारी की, तो कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन मतलब 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और वो भी किस वजह से, क्योंकि गांधी इरविन जो समझौता था इसके कारण। बात करें महात्मा गांधी जी की भागीदारी, तो कांग्रेस की तरफ से केवल गांधी जी ने इसमें भाग लिया था और वो राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे। बात करें इन गोलमेज सम्मेलनों में तो कौन कौन भारतीय प्रतिनिधि थे, तो हमारे सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, ये भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, लेकिन कांग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं थे। ये भी आप याद रखेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तो पत्रकार थे फ्रैंक मॉरिस, तो फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी की लंदन यात्रा का पूरा विस्तृत रूप से वर्णन किया था कि किस तरह से राजपूताना जहाज के माध्यम से भारत से वो लंदन गए थे और वापस लौटे थे। तो उनके बारे में फ्रैंक मॉरिस ने पूरा का पूरा विस्तृत विवरण किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन गांधी जी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार नहीं किया और सांप्रदायिक मुद्दे पर जोर दिया कि हम धीरे धीरे करके पहले तो मुस्लिमों को, फिर 1919 के लिए सिख और जो एंग्लो इंडियन को, और ये 1932 का जो हमारा तीसरा गोलमेज सम्मेलन है उसके जरिए क्या है वो दलितों को सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्वाचन देने की बात कर रहे थे। तो लंदन से लौटने के बाद गांधी जी ने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से शुरू करने की बात की, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन 2.0। अब बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, तो दोबारा से शुरू किया जाता है लेकिन फिर जल्दी ही ये समाप्त कर दिया जाता है 1934 में। तो घोषणा की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की घोषणा पटना से की गई थी। हालांकि दूसरा चरण पहले चरण जितना सफल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस बार क्या दमनकारी नीति अपनाई और यह चरण क्या सफल नहीं हुआ। तो इस तरह से हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की। अब हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। बात करें कैसे, पहली बात देखें तो यह पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जो असम से लेकर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तक विस्तृत था। यह क्या था? भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जो क्या था, असम से लेकर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तक विस्तृत था, जिसने भौगोलिक रूप से एक बड़ी आबादी को कवर कर लिया था। क्या कि इसके अंदर क्या बहुत बड़ी आबादी ने भाग लिया था। दूसरी आता व्यापक जनभागीदारी। व्यापक जनभागीदारी की बात करें तो इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस आंदोलन में क्या समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसमें छात्र, महिलाएं, किसान, यहाँ तक के मजदूर भी शामिल हुए थे। जिसमें क्या था, छात्र, महिलाएं, किसान और यहाँ तक कि मजदूर भी शामिल हुए थे। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता, तो यह आंदोलन क्या शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हुआ था, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलन को, जन असंतोष को एक विशाल रूप दिया था। फिर क्रांतिकारी की ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग, तो इसने क्या किया, क्रांतिकारियों की ऊर्जा को अहिंसक और रचनात्मक प्रतिरोध के सकारात्मक मार्ग पर मोड़ने में मदद की थी। फिर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, तो ये हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह भारत का पहला आंदोलन था। यह हमारे भारत का पहला आंदोलन था जो पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। जिसको किस वजह से शुरू किया गया था कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को स्पष्ट किया। फिर महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी, तो इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़े स्तर पर भाग लिया। कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर महिलाओं को विशेष रूप से आंदोलन में शामिल किया गया था। फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर क्या महिलाओं को विशेष रूप से आंदोलन में शामिल किया गया था। उन्होंने नमक कानून तोड़ने, धरने देने, जुलूसों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने क्या किया, नमक कानून तोड़ने, धरने देने और जुलूसों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। फिर गांधी इरविन समझौते का दबाव, कि गांधी इरविन समझौते के दबाव की बात करें तो आंदोलन के तीव्र दबाव के कारण, क्या आंदोलन के तीव्र दबाव के कारण अंग्रेजों को कांग्रेस के साथ बराबरी का एक गांधी इरविन समझौता करना पड़ा, जिससे कांग्रेस को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मान्यता मिलती है। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम का प्रभाव, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस आंदोलन और भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद के दबाव का ही नतीजा माना जाता है, जिसने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता और एक संघीय ढांचे की नींव रखी थी। जिसने क्या किया था, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता और एक संघीय ढांचे की नींव रखी थी। 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया और भारतीय जनता में आत्मविश्वास पैदा किया कि वे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं। इसने भविष्य के
बड़े आंदोलनों विशेषकर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। तो इस तरह आज के एक लेक्चर के जरिए हमने क्या किया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूरी तरह से जानने की कोशिश की। इसके दौरान जितने भी घटनाक्रम घटित हुए थे उनके बारे में जानने की कोशिश की, इनके प्रभाव के कारण जानने की कोशिश, कारण जानने की कोशिश की। इसी दौरान जो दांडी यात्रा की गई थी उसके बारे में जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।